वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मानवा की शुरुआत में हम एक बंजर सूखी ज़मीन को देख पाते हैं। इसके बाद हम ज़मीन पर लाशों की ढेर देख पाते हैं, जहां एक लड़की बैठी हुई होती है। उसकी आंखों से खून की नदी बह रही होती है। फिर बताया जाता है यह आदमी मेन कैरेक्टर है और वह आदमी सब मेल लीड है। वे आर्क परिवार के पहले और दूसरे बेटे हैं। वह अंधे होने के बाद मर गया और वह सबसे छोटा था। वो लड़की वहाँ पर सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस एपिसोड में मेरी उम्र 22 साल से आगे नहीं बढ़ पाई। इस दुनिया में यह एक पेरेंटिंग शैली के नॉवेल की तरह है। 20 साल, 21 साल और 22 साल। मैं इस दुनिया का अनुभव पहले ही 3 बार कर चुकी हूँ। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं एक खलनायक परिवार में पैदा हुई। मैं एक प्यारे पेरेंटिंग नॉवेल में पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी तरह दयनीय जीवन जीता हो। तभी उसकी हाथ ज़मीन पर होती है और हम एक परछाई को देख पाते हैं। वो देरी से अपना सिर उठाती है और एक चेहरा देख पाती है। यह एक ड्रैगन इंसान होता है जो उसके सामने अपीयर हुआ होता है। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, एक जिंदा ड्रैगन। वो उसकी तरफ गूढ़ नज़र से देखता है तो वो लड़की कहती है, जिसे ड्रैगन ड्यूक के नाम से भी जाना जाता है। यदि उन पागल मेल लीडों ने उस ड्रैगन ड्यूक को पागल नहीं किया होता, आखिर उन्हें क्यों उकसाना पड़ा और ऐसी गड़बड़ी क्यों पैदा करनी पड़ी? क्या एक माता पिता संबंधी नॉवेल में दुखद अंत का कोई मतलब होता है? वह अपनी पलकें झपकाकर आंखें खोलती है और धीरे से ऊपर देखती है और कहती है, रुको, सियोल स्ट्रीट। वहाँ पर लाइटिंग स्पार्क होने लगती है। वह कहती है, मैं यह क्यों देख रही हूँ? वह ड्रैगन उड़ता हुआ आ रहा होता है। वो कहती है, अगर मैं इस समय वहाँ जाऊँ, मैं शायद गड़ जा सकूँ। वह खुश होती है, हाँ सचमुच मेरा घर। वो ड्रैगन उसकी तरफ देखता है। वो बताती है, पेरेंटिंग का 3रा एपिसोड, नॉवेल ज़िंदगी। वो खुश होकर हंसती है और कहती है, अगले ज़िंदगी में मैं एक ड्रैगन पर जीत हासिल करूंगी। सिनकट होकर एक महल पर शिफ्ट होता है जहाँ लोग बातें कर रहे होते हैं, क्या इस बार ड्रैगन की दुल्हन का साल है? एक नैनी एक छोटे बच्चे को लेकर जा रही होती है। यही छोटी बच्ची हमारी मेन फीमेल लीड होती है। लोग कह रहे होते हैं, वे कहते हैं कि जब वह पैदा हुई थी तो उसमें कोई शक्ति जागृत नहीं हुई थी। क्या ड्रैगन की दुल्हन बनना बेचे जाने के समान नहीं है? वो छोटी बच्ची मन ही मन सोचती है, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। वो एक मुस्कुराहट के साथ सोचती है, लेकिन जोर से बोलो, इस जिंदगी में ज़रूर से एक ड्रैगन की दुल्हन बनूंगी मैं। यह जगह एक ऐसी दुनिया है जिसका शीर्षक है, मैं ड्यूक ऑफ आर्को परिवार की अभिशाप शिशुपुत्री बन गई। मैं ओरिजिनल कहानी को बदलकर अच्छी तरह जीने की कोशिश की। मेरी कोशिश हमेशा नाकाम रहे। इतना ही नहीं, मैं पुनरावृत्ति के अभिशाप से भी पीड़ित हो गई। पीछे हटने के लिए मजबूर होना, पहले और दूसरे कोशिश की शानदार असफलताओं के अलावा ओरिजिनल मैन लीड को लुभाने में असफल। अचानक मौत बलि का बकरा, 3रा कोशिश शुरू किया। मैं ओरिजिनल फीमेल लीड की रणनीति का शिकार हो गई और अंततः मेरी हत्या कर दी गई। हालांकि अपनी आंखें बंद करने से पहले मैंने ड्रैगन ड्यूक की शक्ति के बारे में जो आखिरी चीज़ देखी वह थी
अगर मेरे पास वह शक्ति होगी तो मैं घर वापस लौट सकूंगी। संकट होकर एक नैनी पर आती है जो बच्ची को ले जाकर एक जगह पर पटक देती है, जिससे बच्ची को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह मन ही मन कहती है धीरे से। नैनी दरवाज़ा बंद कर जाने लगती है तो बच्ची सोचती है आप अभी भी बच्चे के प्रति निर्दयी है। वह अकेली पालने में रह जाती है और सोचती है बेशक। तभी कोई एंट्री करता है। यह एक लेडी होती है जो आकर कहती है क्या यह यहाँ है। उस लेडी को देखकर बच्ची सोचती है जरा सोचिए आज। वो लेडी कहती है तो यह वह चीज़ है। उसके असिस्टेंट कहता है हाँ यह सही है माय लॉर्ड। वो लेडी कुछ देर सोचती है। उसे सोचता देख बच्ची सोचती है जिस दिन मुझे मेरा नाम मिलेगा। फिर वो लेडी कहती है पानी की शक्ति। असिस्टेंट कहता है हाँ यह पानी की शक्ति। और परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक विशेष शक्ति को आगे बढ़ाता है। सक्रिय होने पर जलीय जीव भूमि पर भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जितना शक्तिशाली होगा पानी के जीवों के लिए उतना ही बेहतर होगा। यह सभी पानी की जीवों की शक्तियों पर लगे अवरोधों को दूर करने की क्षमता है। फिर लेडी कहती है क्या आप कुछ बेकार सामान लाए हैं। असिस्टेंट कहता है माय लॉर्ड इस बच्चे का नाम है कैलिस्पो। वो लेडी कहती है मैं उसका नाम कैलिस्पो एक्वासियाडेल रखूंगी। असिस्टेंट जवाब में कहता है हाँ मैं उसे इसी रूप में प्रस्तुत करता हूँ। बच्ची सोचती है क्या यह मेरा अंत है। लड़ी जाने लगती है। वह मन ही मन कहती है नहीं, अगर मैं इस तरह उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी तो मुझे त्याग दिया जाएगा और मैं मर जाऊंगी। ड्रैगन की दुल्हन के रूप में बेचे जाने के लिए मुझे कम से कम 10 साल की उम्र तक जिंदा रहना होगा। वो आवाज़ निकालने की कोशिश करती हैं। वो जोर से चिल्लाकर कहती है रुको। वो लोग चौंक कर रुक जाते हैं। लड़ी पीछे पलटती है और कहती है क्या कहा आपने। छोटी बच्ची चिल्लाकर कहती है ग्रैंड माँ। यहाँ पर हम इन लड़ी को ग्रैंड माँ कहेंगे, ठीक है। ग्रैंड माँ फिर कहती है क्या वह बोलना जानती थी, उसे यह किसने सिखाया। असिस्टेंट घबरा कर कहते हैं हाँ योर ग्रेस। बच्चे आमतौर पर लगभग 2 साल की उम्र में सरल शब्द समझने लगते हैं। ग्रैंड माँ फिर कहती है क्या यह सामान्य ज्ञान नहीं है कि बच्चे बाद में बोलना शुरू करते हैं और 5 साल की उम्र तक हकलाते हैं। ग्रैंड माँ आगे बढ़ने लगती है। बच्ची मन ही मन बहुत खुश होती है। ग्रैंड माँ पास आकर कहते हैं आप इसे फिर से कहो। बच्ची कहती है ग्रैंड माँ। फिर ग्रैंड माँ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वह न केवल बोलती है बल्कि समझ भी सकती है। वह अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाती है। ग्रैंड माँ असिस्टेंट की तरफ देखती है तो असिस्टेंट कहता है खैर उसने नौकरानियों और नर्स से अलग से कुछ नहीं सीखा है। बच्ची हंसते हुए बाहर से मन ही मन कहती है यह एक पुनर्जन्म कर्ता की क्षमता है। आप पुराने मछली सिर। ग्रैंड माँ फिर कहती है क्या मछली के सिरों के बीच कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरा। फिर बच्ची चिल्लाकर कहती है मछली का सिर। ग्रैंड माँ का मछली का सिर। वह बच्ची की तरफ देखती है और आह भरती है। धीरे से उसे उठाने लगती है और उठाते ही कहती है कितना दुस्साहसी है। बच्ची मुँह बना लेती है तो ग्रैंड माँ कहते हैं वह बिल्कुल प्यारे जैसी दिखती है, लेकिन क्या आप खुद को उपयोगी साबित कर सकते हैं। फिर धीरे से अपनी छोटी सी हाथ आगे बढ़ाकर ग्रैंड माँ की बालों को छूती है और एक मुस्कुराहट पास करती है। देखती दिखती बच्ची ग्रैंड माँ की बाल खींच लेती है। ग्रैंड माँ शौक में चली जाती है और असिस्टेंट भी। बच्ची मन ही मन कहती है सिद्ध करना यानी कि प्रूफ करना, मुझे यकीन है कि मैं यह कर लूँगी। वो उन बालों को पकड़ कर कहती है ग्रैंड माँ
मैं ठीक हूँ, बात कर सकती हूँ, मैं इसे साबित कर दूँगी। फिर वह सोचती है मैं ज़रूर से घर वापस जाऊँगी। ग्रैंडमा हंसने लगती है और हंसकर कहती है, उस आदमी के नीचे जिसने ज़िंदगी से हार मान ली, कुछ ऐसा ही सामने आया। ऐसा कहते ही ग्रैंडमा बच्ची को पाले में फेंक देती है। बच्ची गुस्से में सोचती है हर कोई मेरे साथ एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है। ग्रैंडमा जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि मैं उस चीज़ का निपटान कर दूंगी। इसे इस गर्मी में शिक्षा संस्थान में रखे। असिस्टेंट कहता है, हाँ माय लॉर्ड। जाते हुए ग्रैंडमा कहते हैं, यदि आप शैक्षणिक स्थान में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बच्ची कॉन्फिडेंस के साथ सोचती है, वाह हाँ चलो देखते हैं, मैं जल्दी ही बड़ी हो जाऊंगी और सबसे अच्छी बन जाऊंगी, फिर इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। सिनकट होकर दूसरे दिन पर शिफ्ट होती है जहां मेड बच्ची को लेकर जाने लगती है। बच्ची सोचती है मेरा एम 10 साल की जिंदगी तक सुरक्षित जिंदा रहना, लेकिन मेरी शारीरिक क्षमताएं अभी भी कमज़ोर है। मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि यह तय हो चुका था कि मैं इस ज़िंदगी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाऊंगी। अगर मेरे पास कोई संरक्षक होता तो यह बहुत आसान होता। अकेले ज़िंदगी गुजारना असंभव है। मेड उसे रखते हुए ग्रीटिंग करती है और कहती है, एक सप्ताह में हम आपके घर को स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं माय लेडी। वो सोचती है उन इंसानों में से जो युगतम की उत्तर जीविता के प्रति पागल है। वो इधर उधर टहलने लगती है। एक वयस्क जिसके पास अत्यधिक दुर्जय शक्ति है जो किसी को भी भयभीत कर देगी। फिर भी मुझे समझता है जिसने अभी तक जल की शक्ति को जागृत नहीं की। उसकी रुचि अनोखी है तथा वह पारिवारिक सत्ता संघर्ष में गहराई से शामिल नहीं है। फिर और एक सुबह दिखाई जाती है जहाँ छोटी बच्ची कहीं जाती हुई सोचती है, वे कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई तो वह मेरे पास नहीं आए और उन्होंने मेरे बड़े भाइयों की भी देखभाल नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि यह परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को प्रभावित नहीं करता। तो सबसे पहले उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी बेटी मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी मेरे पास एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। अगर मैं उनकी रुचि जगा पाऊँ तो मैं मदद की उम्मीद कर सकती हूँ। वह एक जगह पर पहुँचती है और सोचती है, पिछले ज़िंदगी की यादें, आपके पिता के बारे में बला बला बला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे बातें इस ज़िंदगी में इस्तेमाल करने लायक होगी। वो एक आदमी को देख पाती है। हमें वो पास से दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। बच्ची हंसते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, नमस्ते सर। वो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। क्या आपको पता है कि वह शिक्षण संस्थान कहाँ है? वह आदमी अभी भी कुछ नहीं कहता। वह उसे टोटली इग्नोर कर देता है। फिर कहता है, आप कुछ समय से गलत रास्ता अपना रहे हैं। फिर बच्ची कहती है, मुझे सचमुच वहाँ जाना है, क्या आप मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते? जवाब में वह खूबसूरत आदमी कहते हैं, नहीं, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। बच्ची उनके पास जाने लगती है और सोचती है, जिंदगी में सचमुच कुछ भी आसान नहीं है। मैं उसकी रुचि कैसे जगाऊं? क्या मुझे उसे खाना देना चाहिए? वो पास बैठकर उनकी तरफ कुछ देते हुए कहती है, सर, यह एक सूखा फल है जो मैंने इकट्ठा किया है, तुम चाहते हो एक? वह खूबसूरत आदमी कुछ नहीं कहते। फिर बच्ची खाने लगती है और कहती है, ठीक है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी।
कुछ देर बाद वो उठती है और कहती है, मुझे अब जाना चाहिए। वो बाय कहते हुए कहती है, अलविदा सर, फिर मिलेंगे। उसे जाता हुआ वह खूबसूरत आदमी भी देख पाते हैं और वो उसकी जगह पर हाथ रखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह उनकी ही बेटी है। बच्ची जाते हुए सोचती है, उसे मेरी असली पहचान नहीं पता होनी चाहिए। वह भी यही सोच रहा होगा। रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ बच्ची दरवाज़ा खोलती है, उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे से अंदर जाकर देखती है, दो मेड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके पास कोई एबिलिटीज नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और यह सच में बेकार है। काश मैं इससे जल्दी छुटकारा पा पाती। वो ये सुनकर सोचती है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ वे यंग वेल को अकेला छोड़ देते हैं। जब तक वे अपनी क्षमताओं को जागृत नहीं करते, तब तक वे मर जाते हैं। इस पागल वातावरण में जिंदा रहने के लिए अभी भी मुझे प्योरे की ज़रूरत है। प्योरे, जो वह आदमी अच्छी तरह से ठीक है। मैं सुबह प्योरे से मिलने के लिए बाहर आई, लेकिन क्या मैं इस कमज़ोर शरीर के बारे में कुछ कर सकती हूँ? मेरे सभी बड़े भाइयों को ताकत और शारीरिक बनावट विरासत में मिली है, बस मैं ही क्यों? वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। वह अपने शक्तियों को जगाने की कोशिश करती है, मगर थक जाती है और कहती है, काम नहीं कर रहा। मेरे पिछले ज़िंदगी में इसे वाटर ड्रैगन द्वारा बनाए गए आंसू के रूप में जाना जाता था। मैंने लाइनस नामक खजाने को हासिल करके वाटर की पावर को जागृत कर लिया है, लेकिन मैं अभी खजाने को ढूंढने के लिए नहीं निकल सकती। शायद प्योरे की विजय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे क्या यह सही जगह है? क्या मैं गलती से आया? वो धीरे से वहाँ से जाने लगती है। वो बातें कर रहे होते, यह सही जगह है। तभी वो दो बच्चों को देख पाती है। उनमें से काले बाल वाला लड़का कहता है, उन्होंने कहा कि यह एक प्रत्यक्ष वंशज का जन्म हुआ है। ब्राउन बाल वाला लड़का कहता है, मैं समझ गया, लेकिन क्यों? वह कहते हैं कि वे वाटर की पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें ड्रैगन की दुल्हन के रूप में बेचा जाएगा। दूसरा चिढ़कर कहता है, वे प्रभु द्वारा पहचाने जाएंगे और मुख्य भवन में ले जाए जाएंगे। अगर हम अब उन्हें अनुशासित नहीं करेंगे तो यह जरूर से बियोन की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करेगा। वो उनकी बातें सुनकर सोचती है, बियोन वह मेरे चाचा का सबसे बड़ा बेटा होगा। तभी उस लड़के को कुछ महसूस होने लगता है। वो कहता है, जब बियोन गुस्सा होता है तो यह डरावना ओरा होता है। ब्राउन बाल वाला लड़का कहता है, फिर हमें उन्हें कठोरता से डांटना होगा और उन्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचने से रोकना होगा। दूसरा कहता है, ठीक है। उनकी बातें सुनकर छोटी बच्ची सोचती है, अभी मेरे पास ताकत नहीं है, मुझे ऐसे ही भागना होगा। वो धीरे से आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी पैरों के नीचे एक डाली आ जाती है, जिससे आवाज़ होती है। वो दोनों लड़के सतर्क हो जाते हैं। वो बाहर निकलती है तो उनके सामने पड़ जाती है। उनमें से एक कहता है, अरे रुको, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराकर सोचती है, मैं फंस गई हूँ। वो दोनों उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, उसे पकड़ो। वो एक जगह पर जाकर चिपती है और सोचती है, मैं थक गई हूँ, और दौड़ने लगती है। मैं अब और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। वो गिरने लगती है। वो दोनों लड़के उसके सामने होते हैं। ब्राउन बालों वाला लड़का कहता है, अरे क्या तुम सच में सीधे वंशज हो? तुम कम उम्र के लगते हो। आप वाटर की पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रभु ने आपको कैसे पहचाना? वो उनकी बातें सुनकर चिढ़ने लगती है।
और गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं, बहुत अच्छी बात कही। वो दोनों शौक हो जाते हैं। वो कहती हैं, क्या आप लोग कमतर बयान के तहत लोग हैं? ब्लैक बालों वाला लड़के कहता है, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? क्या मैं अकेला था जिसने सुना? उसकी क्या उम्र है? दूसरा कहता है, हाँ मैंने भी सुना है। वो उसको टीज करते हुए कहता है, बिना वाटर की शक्ति के भी आपने प्रभु की दृष्टि कैसे पकड़ी? क्या आप सिर्फ एक कीड़ा नहीं है जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है? जिससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है। वो उस लड़के के हाथ को पकड़ लेती है और काट देती है तो लड़का कहता है, दत्तरी की। वो उसे छुड़ाने के लिए चिल्लाता है मगर वो नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद वो छोड़ देती है तो वो लड़का रोने लगता है। वो मुँह बनाते हुए कहती है, क्या आपकी बात खत्म हो गई? चिल्लाकर फिर गुस्से में कहती है, अगर आप एक कीट हो तो आप एक स्थलीय प्राणी से भी बदतर है। तुम बर्बर मछली सिर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना उन आदिम भूमि प्राणियों से करने की? ब्लैक बालों वाला लड़का कहता है, वह क्या कह रही है? ब्राउन बालों वाला लड़का गुस्से में कहता है, मैंने आपसे धीरे से तर्क करने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर बच्ची सोचती है, एक शब्द कहना अच्छा था लेकिन मैं अब और भाग नहीं सकती। मेरे पास उन दोनों के खिलाफ कोई मौका नहीं है। वो चिल्लाकर कहती है, आप लोग, क्या आपको लगता है कि मेरे पिताजी चुप रहेंगे? वो दोनों थोड़ी देर के लिए शॉक में चले जाते हैं। वो दोनों घबराकर सोचते हैं, अगर इस बच्चे का पिता लॉर्ड पियोरे, और घबराने लगते हैं। ब्राउन बालों वाला लड़का चिल्लाकर कहता है, झूठ मत बोलो। अगर लॉर्ड पियोरे निराश है तो वे आपसे क्यों परेशान होंगे? दूसरा कहता है, हाँ ठीक है, वह ऐसा इंसान है जो परिवार के प्रभु आह्वान को भी अस्वीकार करता है। फिर छोटी बच्ची इतरा कर कहती है, तुमने क्या कहा? मैं अभी पिताजी से मिलने जा रही थी। मन ही मन कहती है, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कहने में क्या बुराई है? अगर बियॉन के हर अधीनस्थ मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे हैरानी है कि पिताजी क्या कहेंगे। उनमें से ब्राउन बाल वाला लड़का चिढ़ने लगता है। बच्ची सोचती है, अब समय आ गया है कि पिताजी को ढाल के तरह इस्तेमाल किया जाए। ब्लैक बालों वाला ब्राउन बालों वाले को समझाते हुए कहता है, अरे रुके, कुछ गड़बड़ लग रही है। वो लड़का आज नहीं रुकता, मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और गुस्से में कहता है, जाने से पहले मुझे उसका रवैया ठीक करना होगा। जिससे वो घबरा जाती है। वह लड़का कहता है, मुझे अपनी उंगली काटने के लिए भुगतान मिलना चाहिए। डर के हमारे बच्ची सोचती है, काश मेरे पास वाटर की पावर होती। तभी वहाँ पर वाटर उड़ने लगती है और देखते देखते उस बच्चे को हवा में उड़ा लेती है। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड भी घबरा जाती है। वह बेहोश होकर नीचे पड़ा होता है। उसका दोस्त उसे जगाते हुए कहता है, अरे इससे बाहर निकलो। वह अपने दोस्त को संभालते हुए कहता है, जय, तुमने कहा था कि वह वाटर की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्या हुआ? वह लड़का अपने दोस्त को संभाल कर वहाँ से ले जाने लगता है और जाते हुए कहता है, अरे लानत है, चलो देखते हैं। बच्ची खुश हो जाती है और अपने हाथों को दिखते हुए कहती है, अरे अभी क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और कहती है, वाटर की पावर अवेकन, यह प्रतिभाशाली है। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली इंसान है। तभी हम पेड़ के पीछे किसी को छिपे हुए देख पाते हैं। बच्ची जाकर एक जगह बैठ जाती है और खुद ही से कह रही होती है, खैर अब जब मैं इस तरह से पूरी तरह गंदा हो गई हूँ, मैं शायद पापा से मिलने नहीं जा पाऊंगी। मुझे इन जख्मों का भी इलाज करवाना है। हम किसी के हाथ को देख पाते हैं और ये कोई नहीं, प्योरे होते हैं जो सोच रहे हैं, क्या वह जानती थी कि मैं कौन हूँ? फिर बच्चे पर सिनाता है जो कहती है, मुझे वह समय याद आता है जब मैं कठोर हो सकती थी। यहाँ पर प्योर कुछ समझ नहीं पाते। संकट होता है और महल का सीन दिखाया जाता है। हम बच्ची को देख पाते हैं जो कहती है, उसके बाद मैंने वाटर पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उम्मीद थी। मैंने इसे अवेकन नहीं किया है। उफ, यह तो बहुत अच्छा चल रहा था। तभी आवाज़ आती है उसे। मेड बुलाती है, माय लेडी। वो पलट कर कहती है, अंदर आओ।
वहाँ एक मेड आती है और कहती है, मैं मिसा हूँ, मैंने आज यहाँ काम करना शुरू किया है, प्लीज़ मेरा ख्याल रखना माय लेडी। और मिसा को देखकर सोचती है, मिस से प्रिंसेस तक अपग्रेड किया गया। मिसा कहती है, साथ ही प्राथमिक शिक्षा संस्थान में प्रवेश की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। बच्ची सोचती है, मैंने इस इंसान को पहले कहाँ देखा है। हाँ, मुझे याद आया है। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए 2 शर्तें आवश्यक थी। असाधारण वाटर पावर वाला एक कमांडर, जानवर जो जल स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। वाटर पावर से युक्त कमांडर रहित यूनिट में जल स्रोत आवश्यक थे। मैंने इस इंसान को पहले कहाँ देखा है, हालांकि अब वह इससे अनजान लगती है। उसे सोचता देख मिसा भी घबरा जाती है। बच्ची अभी भी सोच रही होती है वह बाद में इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए इसे याद रखे। मिसा कहती है, माय लेडी आप कहाँ जा रही हैं? वह बच्ची कहती है, टहलने के लिए। तो मिसा कहती है, इस जगह में कई ढही हुई इमारतें हैं, आपके लिए अकेले जाना खतरनाक तो हो सकता है। आपकी सुरक्षा के लिए मुझे आपके साथ चलना चाहिए। वह कहती है, आप कितने अच्छे हो, जिससे मिसा की आंखों में आंसू आ जाती है। माय लेडी। बच्ची खुश होकर कहती है, शुक्रिया, लेकिन मैं अपने आप ठीक हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। हम किसी के हाथ देख पाते हैं जो कि पानी में होता है। कैमरा एंगल ऊपर जाता है तो हम देखते हैं कि वो प्यारे होते हैं, जिन्हें देखकर बच्ची कहती है, हेलो मिस्टर। प्यारे कहते हैं, फिर से हार गए। वह कहती है, नहीं, क्या मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ? सोचने लगती है, मुझे नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। फिर वो हंसते हुए कहती है, मिस्टर, क्या आप जानते हैं कि वाटर पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? प्योरे कहते हैं, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? फिर बच्ची कहती है, मुझे सिखाओ, ऐसा लगता है कि तुम पढ़ाने में अच्छे होंगे। प्योरे जवाब में कहते हैं, किस पर आधारित? बच्ची कहती है, पता नहीं, बस यही वाइब मिला। फिर वो कहती है, सचमुच, मैं सचमुच सीखना चाहती हूँ, क्या यह संभव नहीं है? मैं आपको एक प्रतिभाशाली शिक्षक बनने का मौका दे रही हूँ। प्यारे पलट कर कहते हैं, यह दिष्टता आपको किससे विरासत में मिली? वो कहती है, मेरे पिताजी से, जिससे प्यारे शौक हो जाते हैं। वो कहती है, मेरे पिताजी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे हैं, बहुत इनक्रेडिबल है, दुनिया का सबसे ऑसम पर्सन है। जिस पर प्योरे मन ही मन कहते हैं, क्या मैं ऐसा था? वह मस्का मारते हुए कहती है, और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मुझे संजो कर रखता है और चिंता है कि मुझे चोट लग जाएगी। वह बहुत कोमल हृदय का है और अगर मुझे चोट लगती है तो वह रोता है। उसके पिताजी कहते हैं, मेरी राजकुमारी, पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर उसकी पिछले ज़िंदगी की एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसके पुराने पापा कह रहे होते हैं, दर्द हुआ, पापा को चूमने दो। अच्छा। वह सोचती है, पिताजी और माँ मुझ पर इतना प्यार बरसाया कि मैं भूल गई कि मुझे गोद लिया गया था। वे मेरे अपूर्णीय परिवार है। पिताजी और माँ से दोबारा मिलने के लिए मैं ज़रूर से घर लौटूंगी। तभी प्योरे कहते हैं, तो फिर उस पिता से क्यों ना सीखे? जिस पर बच्ची जवाब देती है, मेरे पिताजी व्यस्त है। मिस्टर, आप फ्री लग रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करें। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो देख पाती है कि प्योरे की आंखें ग्लो कर रही है और उनके पीछे वाटर होती है। वो सोचती है, वाटर पावर से दबाव डालना। फिर वो कहती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ, वहाँ सबसे अच्छा बनने के लिए मुझे वाटर पावर की महारत हासिल करनी होगी। प्योरे कहते हैं, ज़बरदस्ती अवकन लाना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा वाटर पावर का एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्या संबंध है? वह कहती है, क्यों नहीं, सबसे अच्छा बनने के लिए यह ज़रूरी है। प्योरे मन ही मन कहते हैं, आजकल बच्चों को इतना पागल कैसे बनाया जाता है?
वो कहती है मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छी और को बनूं। उसकी बातें सुनकर पियोरे फिर से सोचने लगते हैं, जब वह जानती है कि मैं कौन हूँ तो वह इतना साफ झूठ क्यों बोलेगी। वह कहती है मेरी मदद करें मिस्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान हूँ। तभी अचानक वहाँ वाटर आ जाता है, जिससे वह घबरा कर कहती है अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। हम पियोरे को देख पाते हैं जिनके हाथों से वाटर निकल रही होती है, जिन्हें देखकर बच्ची सोचती है अगर आप पकड़े गए तो क्या करेंगे। पियोरे उसे हवा में उड़ाते हुए कहते हैं क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप मजबूत बने लेकिन कोई मदद नहीं करता? क्या वह सच में आपसे प्यार करता है? वह हंसते हुए कहती है लेकिन मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। वह दुनिया का सबसे शांत और सबसे मजबूत इंसान है, जिससे पियोरे सिर्फ उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं अपना समय निर्धारित करें। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं उम्र को महत्व नहीं देता। हर दिन एक ही समय पर यहाँ रहे। जिससे बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो खुशी के साथ कहती है बहुत बढ़िया, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, मिस्टर या मास्टर? जिस पर पियोरे कहते हैं जो तुम्हें चाहिए। वह आगे आगे और बच्ची पीछे पीछे जाने लगती और कहती है तब मैं तुम्हें मास्टर कहूँगी। वो जाते हुए सोचती है अगर पियोरे मदद कर रहा है तो वाटर पावर का आवेदन बस कुछ ही समय बाद है। मुझे इस बैठक और निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होगा, कभी नहीं। वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। मेरे पिछले ज़िंदगी में मैं एक खजाने की मदद से वाटर पावर से अवगन हुई थी, लेकिन अवगन अंत नहीं थी। मुझे यह जानना था कि इसे कैसे काबू में किया जाए। सौभाग्य से मेरी मुलाकात एक प्रतिभाशाली इंसान से हुई और सीखा कि शक्ति को कैसे काबू में किया जाए। उसने कहा था कि आपको नहीं पता कि यह कैसे करना है, आइए इसे इस तरह आजमाते हैं। प्रतिभाशाली इंसान ने दावा किया कि लगातार वाटर पावर के संपर्क में रहने से इसे काबू में कर सकती हूँ। इसके कारण मैंने वाटर पावर को जल्दी से काबू करने में महारत हासिल की, लेकिन मुझे लगा कि मेरा मरना तय था। हम पियोरे पर आते हैं जो कहते हैं सबसे पहले अपने आप को वाटर पावर से परिचित कराए, और पियोरे कहते हैं डुबकी लगाओ। वो शौक हो जाती है थोड़ी देर के लिए। पियोरे कहते हैं कभी कभी आवेदन में मुश्किलें आती है। वो डर जाती है और कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। पियोरे फिर कहते हैं अगर आपको यह पसंद नहीं है तो कोई दूसरा और रास्ता अपनाए। फिर वो डुबकी लगाते हुए सोचती है ट्रेनिंग की रफ्तार मेरी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा लगती है। वह कहते हैं कि मुझे अपने शरीर को वाटर पावर का सामना करने में सक्षम बनाना होगा, और वह मुझे ज़्यादातर मुश्किलों से गुजरने पर मजबूर कर रहे हैं। वो अचानक अपनी आंखें खोलकर पानी से बाहर आती है। सोचती है मन ही मन मैं लगभग मर चुकी थी। पियोरे उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं क्या आप एक अमीबा? नहीं, यहाँ तक कि एक अमीबा भी एक्साइटमेंट के साथ इस लेवल पर प्रतिक्रिया करेगा। वाटर पावर को अवगन करने की आपकी स्किल्स उससे भी कम है, जो सीधा के दिमाग में लगती है। वह कहती है मास्टर, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे शब्दों से मारा इसका मतलब यह नहीं कि इससे दर्द नहीं होता। इसके अलावा क्या आपने मेरी उम्र पर सोचा है? पियोरे कहते हैं अगर आप सभी ट्रेनिंग संभाल सकते हैं तो क्या उम्र मायने रखती है? वो कॉन्फिडेंस होकर मन ही मन कहती है मास्टर कहते हैं कि मुझे अपने शरीर के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई, बहुत हल्की सी। हालांकि यह अभी भी मेरे भाइयों से तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो प्रसिद्ध प्रतिभाशाली है, लेकिन इस जिंदगी में एक पावर हाउस बनना मेरी पहुंच में है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मेड कहती है माय लेडी हम आ गए हैं। वो सज धज के बाहर आती है और मन ही मन कहती है मेरे लिए ज़्यादातर
मेरे लिए आधिकारिक तौर पर स्कूल में प्रवेश का दिन आ गया है। मेरी दूसरे ज़िंदगी में मुझे तुरंत बेच दिया गया और अपने तीसरे ज़िंदगी में मैंने जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी। कोई कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ये एक सुंदर लड़की होती है जो कहती है मैं प्राइमरी एजुकेशन की प्रभारी हूँ। मेरा नाम लैला है। लैला को देखकर वह सोचती है यह तुम्हें फिर से देखा तो अच्छा लगा। मुझे अपने तीसरे ज़िंदगी में वह उन्हें ग्रीटिंग करते हुए कहती है आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई लैला। लैला शॉक हो जाती है और कहती है मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन यह अजीब है। 3 साल की उम्र में आप ना केवल बहुत अच्छी तरह बोलते हैं बल्कि आपके बिहेवियर भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको उस कक्षा तक ले जाऊंगी जिसमें आप शामिल होंगे। इस तरफ आए। वह उनके पीछे पीछे जाने लगती है। जब भी ये सोचती है वह अपनी गति मेरी गति से मिला रही है, यानी कि धीरे धीरे जा रही है। वह मेरे पीछे छूट जाने के बारे में सोचती है। लैला पहुंचकर कहती है यह रहा, प्लीज़ अंदर आए। वह अभी भी सोच रही होती है अगर मैं सोचूं तो मुझे अपनी पिछले ज़िंदगी में उसे धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। अंदर जाकर कहती है गुगू बग बग, सभी लोग प्लीज़ ध्यान दें। सब पीछे पलटते हैं। आज हमारी कक्षा में एक नया सदस्य आया है, लेडी कैलिस्पो एक्वासिडियल। 2 लोग आपस में बात करने लगते हैं। नई लेडी सच में सुंदर है। लैला सोचती है ऑर्क परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के लिए वाटर पावर का इस्तेमाल ना कर पाना एक घातक दोष है। ऑर्क की धीमी वृद्धि विशेषता के कारण सभी बच्चों का 7-8 साल की उम्र में बोलना शुरू करना सामान्य बात है। अतः अच्छी बोलने वाली प्रतिभाशाली लेडी की अफवाह पूरी तरह से निराधार नहीं है। हालांकि यदि वे किसी प्रकार के षड्यंत्र के तहत धोखा दे रहे हैं, मैं वह सब कुछ उजागर कर दूंगी जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक लेडी कहती है मिस लैला हमें क्या करना चाहिए? न केवल इस तरह से कक्षा जारी रखना असंभव है बल्कि लेडी हम छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि कह रही होती है ब्लॉक्स से खेल रहे हैं, माफ़ करना लेकिन मैं इसे बचकाने खेल नहीं खेलती। जिससे वो बच्चा रोने लगता है तो वो कहती है अरे यार एक बड़ी वहल रोती नहीं है वहाँ वहाँ। तभी एक बच्ची उसके पास कैंडी लेकर आती है तो वो कहती है यह एक प्लेकेंट कैंडी है। थपथपाते हुए उस बच्ची की सिर को कहती है मैं इसे स्वीकार करूंगी। फिर कहती है तो लैला क्या आपको प्रशिक्षण के लिए अधिक समझ चाहिए? लैला जवाब में कहती है नहीं, मुझे लगता है कि आपको उच्च कक्षा में जाना चाहिए। क्या आपकी कोई पसंदीदा कक्षा है? वो सोचती है अच्छा सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। लैला पूछती है आप किस क्लास में जाना चाहते हैं? वह सोचती है मुझे अपनी दादी का ध्यान आकर्षित करना है, मतलब मैथ्स। वह सोचती है मुझे एक प्रतिभाशाली इंसान की वास्तविक परिभाषा बनना है। मुझे 8वें हवेल वर्ग में विशेष रूप से अल्फा अनुभाग में रखे। ये प्राइमरी इंस्टीट्यूट सबसे पुराने छात्र वाली क्लास है और वह जो सबसे अच्छे छात्र को एकत्रित करता है। वो कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या उस क्लास में कोई ऐसा है जो मुझसे बेहतर बोल सकता है? लैला कहती है नहीं, आप सबसे अच्छे होंगे लेकिन आपका निर्णयों के परिणाम भुगतने होंगे। क्या तुम समझ रहे हो? वह कहती है इसका मतलब आप मेरे साथ 3 साल के बच्चे जैसा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, है ना? लैला कहती है हाँ, मैं दबाव में हूँ। जब आपका तीसरा भाई इंस्टीट्यूट में आया उसके अलावा बहुत समय हो गया जब मैं इतना हैरान हुई थी। बाकी सारे टीचर दरवाजे से देख रहे होते, यानी कि सुनने की कोशिश कर रहे थे। लैला कहती है और बोलते हुए राजा इंस्टीट्यूट में एजुकेशनल चरणों के बारे में आपको किसने बताया? छोटी बच्ची कहती है मेरे पिताजी ने मुझे बताया। वो खुश होकर कहती है मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लैला कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद कहती है मैं आपको आपके द्वारा चुनी गई क्लास तक ले जाऊंगी। इसके बाद वो जाने लगते हैं।
जाते हुए लैला मन ही मन कहती है, सर पियोरे, क्या उसने अपनी बेटी का ख्याल रखना शुरू कर दिया है? पियोरे एक बार भी अपने बच्चों से मिलने नहीं गया। मुझे यह पता था। क्या लेडी और सर पियोरे चुपके से मिले और बातचीत की? यह लैला की कल्पना है। वो सोचती है अफवाहें समाचारों से भी ज़्यादा तेजी से फैलती हैं। भले ही वह अभी भी वाटर पावर को काबू में नहीं कर सकती। अगर सर पियोरे उसकी मदद कर रहे हैं तो अवेकन बस समय की बात है, दिखावे के बजाय। बस एक और प्रतिभाशाली बच्चा, एक नया उत्तराधिकारी चुनौती देने वाला सामने आ सकता है। कैलिस्पो की योजना उसके विचार से कहीं बेहतर काम कर गई। कोई कहता है यह जितना मैंने सुना था, मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुचारू रूप से हुआ। पियोरे को देख पाते जो कहते हैं, क्या सुचारू रूप से चला? हंसते हुए छोटी बच्ची कहती है, मेरा महानिकताओं को पहचाना गया, यही बात है जो आसानी से हो गई। पियोरे फिर कहते हैं, आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? अगर आप वाटर पावर को काबू में नहीं कर सकते तो अंततः आप नष्ट हो जाएंगे। छोटी बच्ची कहती है, मास्टर आप तो मजाक किरकिरा करने वाले हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं 3 साल की बच्ची हूँ जो सक्षम है आप जैसे सामाजिक रूप से अजीब इंसान के साथ एक बढ़िया बातचीत। पियोरे कहते हैं, क्या आप आज अतिरिक्त 10 चक्कर लगाना चाहते हैं? वह कहती है, मैं इसके बजाय 33 लाइन की कविता बनाऊंगी। चिल्लाकर कहती है, लेकिन मास्टर ये देखिए, क्या आपने कभी किसी 30 साल के बच्चे में इतनी सहन शक्ति देखी? इन मांसपेशियों के साथ मैं जल्द ही पत्थर तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर पियोरे कहते हैं, सचमुच अजीब है। आप वाटर पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ती रहती है। थोड़ी देर चुप्पी बनी रहती है, फिर वो कहते हैं, मुझे फॉलो करो, वहाँ आपको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। फिर एक बड़ी सी महल दिखाई जाती है जहाँ छोटी बच्ची जा रही होती है। वो जाते हुए कहती है, वाह मास्टर का घर अच्छा है। वो सोचती है, खैर पियोरे जो कर सकता है उसकी तुलना में यह मामूली है। फिर पियोरे उसे किताबें दिखाकर कहते हैं, यह रहा। वो उन किताबों को देखकर घबरा कर कहती है, मास्टर जी क्या यह बड़ा नहीं है? पियोरे कहते हैं, यह कितना असह्य है, इसकी तुलना पशुधन से करना। वो कहती है, माफ कीजिए, लेकिन यह गंदा कमरा क्या है? पियोरे कहते हैं, यह मेरा कमरा है, अब से वाटर पावर का इस्तेमाल करके इसे साफ करें। वह कहती है, क्या मतलब है आपका? पियोरे कहते हैं, मैंने कहा इसे साफ करो। वो कहते हैं, नहीं मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन अपना सिर पकड़ लेते कहती है, सफाई क्यों? क्या ट्रेनिंग में इस तथ्य का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि किसी को मारने के लिए वाटर पावर सबसे ज़्यादा प्रबल होती है? या फिर ट्रेनिंग अवैकन से संबंधित है, क्योंकि वाटर पावर के लिए भी धीरज की ज़रूरत होती है। पियोरे की बातें सुनकर छोटी बच्ची कहती है, तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं, है ना? पियोरे कहते हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वाटर पावर का इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आप बस अब तक थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अवैकन दूर नहीं है तो आपको अपनी शक्तियों का लगातार इस्तेमाल करते रहना होगा। छोटी बच्ची कागज उठाती हुई सोचती है, क्या उसने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जानबूझकर कमरे को गंदा कर दिया? वो कागजों को उठाती है और कहती है, मास्टर। उनकी तरफ देखते हुए सोचती है, यह फिर से है। यह उस इंसान की अभिव्यक्ति है जिसे दुनिया में किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। क्या इसका कारण यह है कि वह बीमार है और दर्द में है? रात का समय दिखाया जाता है जहाँ बच्ची अभी भी कागजें बटोर रही होती है। वो एक रुमाल को देख पाती है और कहती है, मास्टर मुझे इसे कहाँ रखना चाहिए? पियोरे कहते हैं, इसे दूर फेंक दो, यह बेकार है। छोटी बच्ची सोचती है, अगर पियोरे इस तरह प्रतिक्रिया करता है तो यह कुछ महत्वपूर्ण होगा। वह उस रुमाल को अपने जेब में रखते हुए कहती है, समझ गई, मैं इसे फेंक दूंगी। लेकिन क्या यह आपका नहीं है मास्टर? वो कहते हैं, नहीं, यह मेरी पत्नी का था। यह सुनकर छोटी बच्ची थोड़ी शौक हो जाती है और सोचती है, वाह
मुझे तो हैरानी हुआ। कहने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई। मैं अपनी माँ के बारे में यह जानती हूँ कि वह एक ऑर्क और एक अच्छी इंसान थी। बस इतना ही मैं जानती हूँ और कुछ नहीं। मैं पूछने की प्लानिंग बना रही हूँ। प्योरे कहता है ऐसा लगता है कि काम बहुत आसान था। वो उन्हें देखती है और चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा नहीं था। प्योरे कहते हैं सच में? तो फिर जल्दी करें। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती। प्योरे कहते हैं क्या आप यह सारी रात करने की प्लानिंग बना रहे हैं? गुस्से में छोटी बच्ची सोचती है तुम कितने घटिया पिता हो। वो बक्से को उठाती है और सोचती है फिर भी अपनी शक्तियों को लगातार इस्तेमाल करने से मुझे सुधार करने में मदद मिल रही है। मैं दौड़ने की तुलना में ज़्यादा ताकतवर महसूस करती हूँ। प्योरे उसे काम करता हुआ देख रहे होते हैं। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेड पीछे से पुकारते हुए कहती है तो फिर राजकुमारी, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था, आप इस जगह का इस्तेमाल जारी रखेंगे। वो कहती है हाँ मैं समझती हूँ। फिर वो गुस्से में सोचती है अगर मैं मेन हाउस वापस चली गई तो प्योरे से मिलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगली बार मैं कपड़े धोऊंगी। क्या मुझे यह सारा ट्रेनिंग छोड़ देना चाहिए? तभी लैला वहाँ आती और कहती है राजकुमारी चलो मैं तुम्हें हॉल तक छोड़ दूंगी। लैला कहती है आप एक दिन में काफ़ी फेमस हो गए हैं। ऐसा लगता है कि यह बात ऑर्क शाखा के कम से कम 16 परिवारों तक फैल गई है। कल मौजूद अध्यापकों में से हर किसी के होंठ हिले थे। वह कहती है वह कितने ढीले थे। लैला कहती है उनमें से एक पिता एक उड़ने वाली मछली है। और क्योंकि यह चौंकाने वाली खबर थी, जब गपशप किसी निंदनीय विषय पर होती है तो वह तेजी से फैलती है। कुछ लोगों के लिए यह ऐसी कहानी है जिसके बारे में वे आशा करते हैं कि यह निंदनीय होगी। फिर वह कहती है आप क्या सोचते हैं? लैला उसकी बातें सुनकर कहती है ईमानदारी से कहूँ तो आपका हर काम हैरान करने वाला है। लैला की बातें सुनकर छोटी बच्ची कहती है आप शायद खुद को तैयार करना चाहेंगे, और सोचती है यह तो बस शुरुआत है। फिर लैला कहती है वह शीर्ष स्तर का अल्फा वर्ग है, चलो अंदर चले। अंदर जाने से पहले छोटी बच्ची कहती है लैला सिर्फ एक दिन में ही मेरे प्रतिभाशाली होने का अफवाह फैल गई है और अब मैं शीर्ष श्रेणी में प्रवेश कर रही हूँ। प्रतिभाशाली है ना? छोटी बच्ची पलटती हुई कहती है तो फिर ग्रैंड माँ को यह बताओ, आपने मेरे जैसा प्रतिभाशाली इंसान कभी नहीं देखा होगा। यह कहते हुए जाने लगती है। लैला भी उसे जाते हुए देख कहती है मुझे हैरानी है कि क्या इससे हलचल मचेगी। एक आवाज़ सुनाई देती है अब जबकि आज का पाठ समाप्त हो गया है। सिनकट होकर एक टीचर पर आती है जो कहते हैं हम एक ब्लैक लीडिंग गेम खेलेंगे। एक बच्चा शरारत कर रहा होता है और दो बच्चे चिल्ला रहे होते और कहते हैं करण ने हमें मारा। टीचर फिर आवाज़ देकर कहते हैं करण प्लीज़ अच्छे से व्यवहार करे। करण टीचर को चिढ़ाते हुए कहता है हाँ समझ गया, और वहाँ पर अंगड़ाई लेते हुए कहता है उफ ऐसे पचकाने ख्याल रहे हो। टीचर फिर कहते हैं यह रेडिकुलस है। करण मारने लगता है और कहता है तुम मेरे पंख के भी लायक नहीं हो, आप कहाँ देख रहे हैं। वो बच्चा रोते हुए कहता है वह फिर से वहाँ चला गया हमेशा की तरह। दूसरा कहता है हमेशा की तरह। उनकी बातें सुनकर चिढ़कर करण कहता है अरे डॉल्फिन जुड़वा, क्या आप इसे नीचे रख सकते हैं? तभी हमारी नायिका की एंट्री होती है। टीचर कहते हैं सभी लोग ध्यान दें, आज हमारे पास एक नई छात्रा कैलिस्पो। यहाँ पर मैं बच्चे की नाम लूंगी अब से। कैलिस्पो को देख करण सोचता है क्या वह प्रत्यक्ष वंशज है? अगर वह एक जवान लड़की है तो वह कहते हैं कि लॉर्ड प्योरे की बेटी का जन्म हुआ था है ना। वह कहते हैं कि जब वह पैदा हुई थी तो उसमें कोई शक्ति अवगन नहीं हुई थी, वह एक बेकार बच्ची है। वे कहते हैं कि उसकी शादी ड्रैगन की दुल्हन के रूप में होने वाली है। ये मेड्स की बातें होती है जो कि करण सुन लेता है। लॉर्ड प्योरे की शान में ऐसा निकम्मा इंसान कैसे पैदा हो सकता है? टीचर फिर कैलिस्पो की तरफ देखकर कहते हैं अब आप अपने सहपाठियों से अपना परिचय क्यों नहीं देते? वह लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है, मन ही मन कहता है यह कोई नहीं है,
टीचर कहते हैं तो फिर क्या हम अपने मित्रों से अपना परिचय कराए। कैलिस्पो मुस्कुरा कर कहती है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं कैलिस्पो, एक अवासी डोएल हूँ। मुझे आशा है कि यह कक्षा आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। टीचर फिर उसकी बातें सुनकर उसकी वाहवाही करते हुए कहते हैं, क्या सभी ने सुना? प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत करें। अब हम ब्लैक हॉक के साथ खेलने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी जगह पर चले जाए। तभी वही करण कैलिस्पो से मिलने आकर कहता है, क्या यह आपके बालों का प्राकृतिक रंग है? जिस पर कैलिस्पो चिढ़कर कहती है, आप कौन हैं? आपकी उम्र कितनी है? वह लड़का कहता है, मैं करण हूँ, मैं 8 साल का हूँ। बिल्कुल सीधे वंशज, बहुत छोटी हो है ना, कितनी प्यारी हो। फिर वह कहती है, अरे बच्चे, अगर तुम इतने गंदे नहीं होते तो तुम बात नहीं कर रहे होते। वह उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अगर आपकी उम्र 1 साल है, कोई इंसान जो उस उम्र में किसी इंटरमीडिएट संस्थान में नहीं जा सकता, हम उसे बेवकूफ़ के अलावा और क्या कहेंगे। मैं 3 साल की हूँ। क्या आपको 3 साल के बच्चे के साथ एक ही क्लास में पढ़ने में शर्म नहीं आती? जिस पर करण चिढ़ जाता है और कहता है, यह बात समझ में नहीं आती। जब तक आप 5 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको ठीक से बोलने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जिस पर कैलिस्पो चिढ़ कर कहती है, क्या तुम मुझे अपने समान लेवल पर रखने का साहस कर सकते हो? करण गुस्से में हाथ उठाकर कहता है, तुम घटिया बदमाश। तभी कैलिस्पो उसके मुक्के को डॉच कर देती है, जिससे करण जमीन से जाकर टकराता है। कैलिस्पो कहती है, मुझे लगता है कि पहले मुझे तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाना होगा। फिर वह उसे पकड़ती है और अपने सिर से मारती है, जिससे करण दूर जाकर गिरता है और वह अपना माथा पकड़ लेता है। कैलिस्पो कहती है, गंदा, मेरा पैर। अपने और मेरे बीच के आकार के अंतर के बारे में सोचे। फिर वह जमीन से मिट्टी उठाते हुए कहती है, मैं हिंसा का सहारा भी नहीं लेना चाहती थी। वह ईविल सी लुक में कहती है, लेकिन मेरा अपमान सहन करने का कोई इरादा नहीं है। उसकी इन हरकतों से करण डर जाता है और वह इतराते हुए कहती है, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मुझे मार खाते हुए इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यह टीचर्स भी सुन रहे होते हैं। टीचर लैला से कहते हैं, क्या ऐसी ताकत लगाना संभव है? वाटर पावर को अवलोकन किए बिना यहाँ पर हमारी फीमेल लीड मन ही मन सोचती है, हाँ बहुत बढ़िया, जैसा प्लानिंग बनाई थी। अब मैंने इस लेवल को संभाल लिया है। यह देश के मालिक को दिया गया धन है। टीचर फिर कहते हैं, आओ सब लोग अपनी सीट पर बैठो। एक महान वेल को कठिन अध्ययन की आवश्यकता है। सिनकट होती है और हमारी फीमेल लीड एक दूसरे दिन पर पहुंच जाती है, जहां वो अंगड़ाई ले रही होती है। तभी कमरे से बाहर जाती है। 2 छोटे बच्चे उसे मिलने आते हैं। यह कहते हुए कि लेडी ग्रेट लेडी को नमस्कार लेडी। वो दोनों खुश होकर कहने लगते हैं, लेडी आपने हमारी क्लास बचा ली। दूसरा कहता है, आपने हमें बचा लिया। फिर वो पहला वाला कहता है, करण हमेशा हम पर हमला करता था और आपने उसे नष्ट कर दिया। फिर दूसरा कहता है, फिर पहला वाला कहता है, तुमने उसे रोक दिया। वो दोनों बहुत खुश दिख रहे होते हैं। कैलिस्पो सोचती है, क्या यह सफ़ेद बेलुगा डॉल्फिन है? सफ़ेद बेलुगा डॉल्फिन वेल थी जो अपनी बुद्धिमानी और धार्मिक चरित्र के लिए जानी जाती थी। लेकिन वह इन बच्चों को क्यों पीट रहा था? कैलिस्पो उन बच्चों से कहती है, आपका नाम क्या है? वो दोनों खुश होते हुए कहते हैं, मेरा नाम रुगा है। तीसरा कहता है, मेरा नाम रूबा है। हम बस मिलकर रुगा है। यह सुनकर कैलिस्पो थोड़ी देर के लिए शौक में चली जाती है और फिर शौक से निकलकर कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज़ भविष्य में मेरा ध्यान रखें। आप लोग पहले इंसान होंगे जिनसे मैं मिली हूँ जिनका नाम मेरे जैसा है। वो बच्चे कहते हैं, हम अपनी लेडी के प्रति बहुत आभारी हैं। उनमें से एक कहता है, माँ ने कहा अच्छा बनो। दूसरा कहता है, माँ ने कहा था कि पहली बार किसी से मिलते वक्त अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। पापा ने भी यही कहा था, अच्छा बर्ताव करो।
उनकी बातें सुनकर कैलिस्पो कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह पहली बार है जब हम मिले। दोनों शौक हो जाते हैं और उनमें से पहला वाला कहता है, क्या आप बहुत ज़्यादा मजबूत है? दूसरा कहता है, लेडी क्या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है? कैलिस्पो कहती है जवाब में, नहीं, मुझे यह कभी मुश्किल नहीं लगा। तभी वो एक झटका महसूस करती है। वो दोनों बच्चे उसे उठाकर ले जाने लगते हैं और कहते हैं, हम मदद करेंगे डॉल्फिन आँखों वाले सहकर्मी, आज से हम लेडी के दोस्त हैं। ये कहते हैं वो उसे सीढ़ियों से ले जाने लगते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद वो एक मेड को देख पाते हैं। यह कैलिस्पो की मेड होती है जो उसे ले जाने लगती है और जाते हुए बच्चे उसे बाय करते हैं। उसके बाद बहुत सारे मेड हमें दिखाई पड़ते हैं जो कैलिस्पो को ग्रीटिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर कैलिस्पो सोचती है, यह क्या है, सारे नौकर यहाँ है। तभी एक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, लेडी आपसे मिलना सम्मान की बात है। कैलिस्पो पूछती है, यह सब क्या है? वह आदमी ग्रीटिंग करते हुए कहता है, कैलिस्पो की इच्छा के अनुसार इस भवन में आपके प्रवास के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका प्रवास ज़्यादा आरामदायक हो, हमारे क्षेत्र से नौकर भेजे गए हैं। फिर कैलिस्पो कहती है, खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं अपना निजी देखभाल करता खुद चुनूंगी। यह सुनकर सब शौक जाते हैं। वह उन सब के बीच में से मिसा को चुनती है और कहती है, वह अकेली थी जो मेरे प्रति दयालु थी, मैं उसके साथ जाऊंगी। जब यह सुनिश्चित करने की बात आती थी कि मुझे खाना मिले, क्या वे मेन हाउस में ऐसा नहीं करते? यहाँ कर्मचारियों को उचित भोजन ना दिया जाना बहुत आम बात है। फिर वो आदमी कहता है, लेडी, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि बस शक्तिशाली ही जीवित रहे। कैलिस्पो कहती है, यह ऑर्क परिवार का नियम है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन जलने की हद तक गर्म पानी से नहाना पड़ता है। क्या ऑर्क परिवार भी इसी नियम का पालन करता है? फिर वो आदमी कहता है, ये सब बातें यहाँ हुआ है। कैलिस्पो कहती है, इसीलिए मैं पिताजी को यह सब बताने जा रही हूँ। जिससे वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, पियोरे आपका मतलब है? फिर कैलिस्पो कहती है, पिताजी मेरे बारे में बहुत क्यूरियस है। वह आदमी घबरा जाता है और कहता है, सर कैलिस्पो, अगर आप इजाज़त दे तो मैं यहाँ के कर्मचारियों की गहन जांच करूँगा। कैलिस्पो फिर कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि दूसरे बच्चे भी प्रभावित हुए हो। मन ही मन कहती है, उन्हें उनके पापों का दंड दो, और कहती है, मैं पिताजी को सब कुछ बताना चाहती हूँ। जिस बात में रोते हुए कहता है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। फिर वह मिसा को पकड़ती है और कहती है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें मिसा। मिसा बैठ जाती है और प्यार से कहती है, हाँ माई लेडी, मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर सीन कट होकर महल पे आता है, जो एक सुंदर सी सुबह होती है, जहाँ मिसा कपड़े सुखाने के लिए रेडी हुई होती है और सोचती है कि कैलिस्पो ने उसे कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों के प्रति उपेक्षा और दुर्व्यवहार उचित है। ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिन पर विजय पाना जरूरी है। मिसा मन ही मन कहती है, आपने कहा था कि आप प्रतिभाशाली है। फिर से महल दिखाया जाता है और हम महल के अंदर हमारी छोटी फीमेल लीड को देख पाते हैं, जो किताबें पढ़ रही होती है। पढ़ते पढ़ते सोचती है, अब मुझे याद आया, मेरे पिछले ज़िंदगी में सफ़ेद डॉल्फिन परिवार का विनाश हो गया था, है ना। तभी वहाँ पर कुछ मेड आती है और आकर उसे डरा देती है और कहती है, क्या आप पढ़ाई कर रही है माई लेडी? अरे बाप रे, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। उनमें से ब्लैक बालों वाली मेड कहती है, जैसा कि अफवाह कहती है, आप बहुत बुद्धिमान है। वहाँ पर येलो बालों वाली मेड फिर जवाब में कहती है, उन छोटे प्यारे हाथों से पढ़ना। लाल बालों वाली कहती है, लेडी कैलिस्पो आप बहुत प्यारी है। वो लोग एक साथ कहते हैं, क्या तुम्हारी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। फिर सिनकट होकर महल की तरफ जाती है। फिर कैलिस्पो कहती है, ठीक है चलो यही रुकते हैं। फिर वह मिसा की इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, चलिए सबसे पहले अपना परिचय देते हैं, ये मेरी नैनी मिसा है, प्लीज़ उसके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहे। मेड खुश हो जाती है और कहती है, आप यहाँ काम करते थे, है ना, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
इसके बाद उन्हें बातचीत करता देख कैलिस्पो कहती है, तो फिर सब लोग यही रुके, मैं अपने पिताजी से मिलने जा रही हूँ। उसे जाता मेड भी अंदर से देख रही होती है। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैलिस्पो जाकर अपने मास्टर यानी कि अपने पिताजी को पुकारते हुए कहती है, मास्टर क्या यह सचमुच ट्रेनिंग है? वहाँ पर मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कहते हैं, मुझे कितनी बार आपको यह समझाना पड़ेगा कि आप समझ ले। वो साबुन को फेंकते हुए और कहते हैं, जल्दी करो। वो कपड़े की ढेर को देखकर सोचती है, वैसे वह कौन था जिसने कहा कि प्योरे को साफ सुथरी चीज़ें पसंद है। प्योरे खिड़की के सामने खड़े होते हैं। कैलिस्पो कहती है, मास्टर मैं इसे कैसे धोऊं? प्योरे कहते हैं, क्या आप अभी भी पानी नहीं बुला सकती? फ्रस्ट्रेट होकर कैलिस्पो कहती है, लेकिन मैंने एक 8 साल के बच्चे को मार गिराया, तुम्हें पता है। कहते हैं, अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप परिवार के लायक नहीं हैं। जिस पर शौक होकर कैलिस्पो कहती है, यही कारण है कि मैं सचमुच किसी सच्चे प्रतिभाशाली इंसान से बात नहीं करना चाहती। वो चिल्लाकर कहती है, मानो या ना मानो मैं अपनी क्लास में सचमुच फेमस थी। उसकी बातें सुनकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि हाल ही में और बच्चों का लेवल काफी नीचे गिर गया है। कपड़े धोते हुए कहती है, इस बार ठीक से पैर रखना मुश्किल है, मुझे क्या करना चाहिए मास्टर? प्योरे कहते हैं, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करने की प्लानिंग बना रहे हैं? वो एंजॉय करते हुए कपड़े धो रही होती है और कहती है, मास्टर क्या आपने यह देखा मैंने उस पर पैर रखा? और सोचती है, अगर आप इस तरह से वजन बढ़ाते हैं तो यह छोटे शरीर के लिए पूरी तरह से अच्छा है, जैसा आपने कहा मास्टर। प्योरे भी गौर से उसे देखते हैं। वो कहती है, मास्टर आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। प्योरे बस उसे ही देख रहे होते हैं। प्योरे बस उसे कपड़े धोता हुआ देख रहे होते हैं। वो गुनगुनाते हुए सोचती है, उसे पता होना चाहिए कि वह मेरा पिता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। फिर वह कहती है, मास्टर क्या आप इसीलिए नीचे आए हैं क्योंकि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ? और सोचती है, वैसे दुर्घटना बश भी क्या उन्हें पिताजी कहना स्वाभाविक नहीं होगा? यहाँ पर ड्यू कुछ सोच रही होती है। वो कहती है, मैंने ये सब किया, मैं वाकई कमाल हूँ। प्योरे कहते हैं, जरूरी नहीं, यह इतना मुश्किल नहीं है। मुझे हैरानी है कि किसकी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है। खुश होते हुए कैलिस्पो कहती है, बिल्कुल मैं पिता की बेटी हूँ। और कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो मेरे 3 साल के बचपन में कभी नहीं दिखा। प्योरे फिर कैलिस्पो से कहते हैं, जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, आपकी बुद्धिमत्ता बिल्कुल भी खराब नहीं है। कैलिस्पो खुश होकर कहती है, बेशक मैं एक छात्र हूँ जिसे सीधे मास्टर द्वारा पढ़ाया जाता है। उसकी बातें सुनकर कहते हैं, आपको हर बार अपना मुंह खोलते समय मेरे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कैलिस्पो फिर कहती है, खैर मास्टर ही वह है जिसने मुझे सिखाया। मास्टर अकेले क्यों रहते हैं? होती है और कहते हैं, खैर आसपास परेशान करने वाले लोगों के बिना यह आसान है। कैलिस्पो कहती है, क्या इसीलिए आप हमेशा इतने उदासीन दिखते हैं, जैसे कोई किसी भी समय गायब होने के लिए तैयार हो? फिर प्योरे कहते हैं, खैर यह पूरी तरह गलत नहीं है। वह अपनी छोटी सी हाथ आगे बढ़ाती है, जोर से प्योरे की टांग पर मारती है, जिस पर प्योरे होश में आते हैं और चौंक कर उसे देखते हैं। तो कैलिस्पो कहती है, आप कैसे कर सकते हैं? वो चिल्लाकर कहती है, आप इतनी आसानी से ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? और मन ही मन कहती है, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल जिंदगी जीना पड़ा है। वो चिल्लाकर कहती है, एक होनहार 3 साल के बच्चे के सामने ऐसी बातें इतनी आसानी से मत कहो, क्या तुम पागल हो? फिर कैलिस्पो कहती है, यह काम नहीं चलेगा। मास्टर बहुत अकेली जिंदगी जी रहे हैं, आपको जिंदगी की सुंदरता सीखने की जरूरत है। जिस पर प्योरे शौक हो जाते हैं और बस उसे ही देख रहे होते हैं। कैलिस्पो कहती है, मास्टर आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं है ना, तो आइए हम बिजनेस पार्टनर बने। कैलिस्पो की बातें सुनकर प्योरे कहते हैं, आपके शब्दों का चयन सचमुच कंफ्यूज्ड करने वाला है। हंसते हुए कैलिस्पो कहती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जिंदगी कितना आनंददायक हो सकता है। प्योरे
उसे देखते हैं वो दौड़कर जाने लगती है। यहाँ पर पियोरे एक पुरानी सीन याद करते हैं। लॉर्ड पियोरे, आप शायद यह नहीं जानते होंगे लेकिन हाल ही में आपकी बेटी इधर उधर घूम रही है। आप उससे कितना प्यार करते हैं इस बारे में शौखी बगाड़ना यह सिर्फ एक अफवाह है ना। पियोरे मन ही मन कहते हैं, ऐसी अफवाहें फैलाकर आप क्या लाभ हासिल करने की आशा कर रहे हैं। चमकते हुए कैलिस्पो कहती है, मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं, चलो तुम बहुत धीमे हो। पियोरे मन ही मन कहते हैं, एक छोटा बदमाश, वाह शीर्षकों के साथ कभी गलत नहीं करती। महल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी टावर बनी होती है। कोई कह रहा होता है, लड़ी क्या आपका काम पूरा हो गया है। ये कोई और नहीं, ये दोनों डॉल्फिन्स जुड़वा भाई होते हैं जो कहते हैं मेरा काम हो गया है, मैं भी कर चुका हूँ। वो कैलिस्पो देख खुशी से कहते हैं, मैडम टीचर ने कहा है कि जब हमारा काम हो जाएगा तो हम लुका छिपी खेल सकते हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी। कैलिस्पो जवाब में कहती है, नहीं मैं ऐसे बचकाने खेल नहीं खेलती। जिससे वो बच्चे शाइन करने लगते और कहते हैं, वाह यह तो बहुत बढ़िया है, मेरे पिताजी ऐसे ही बात करते हैं, मैं भी ऐसे ही बात करना चाहता हूँ। कैलिस्पो उनकी बड़बड़ाहट सुनकर कहती है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दोनों भी ठीक है। वो कहने लगते हैं, माय लेडी मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है, वह आपको धन्यवाद देना चाहती है। वो दोनों एक साथ कहते हैं, करण हमें सबसे ज़्यादा मारता था लेकिन अब इससे कोई दर्द नहीं होता। शुक्रिया माय लेडी। जिस पर कैलिस्पो कहती है, क्या मुझे करण को और पीटना चाहिए। वो दोनों एक साथ कहती है, लेडी मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहूँगा। वो कहती है, हाँ वफादारी, आपको मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी मछली पकाई है। मछली और समुद्री जानवर स्वादिष्ट रूप से अलग हैं। वो दोनों खुश होकर कहते हैं, क्या मछली पकाना। और कहते हैं, मैंने खाना बनाया है, मेरे पिताजी इससे बहुत अच्छे हैं। और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। कैलिस्पो खुशी के साथ कहती है, तो फिर चलिए आपके पिताजी से जो खाना बनाने में माहिर है कुछ बातें पूछे। और इसी के साथ हमारी मानवा होती खत्म। मिलते हैं एक और नई मानवा के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, टाटा बाय बाय।